तो 4.2 देखिए कहां तक कवर कर रहा है, एनसीईआरटी। ठीक है। इसमें क्वेश्चन 3 देखिए कवर कर रहा है। तो दो हमें नंबर निकालने हैं और दो नंबर ऐसे होने चाहिए कि दोनों का अगर हम गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाए, वो आ जाए 182, और दोनों को अगर हम जोड़ दें तो वो हो जाए 27। ऐसे दो नंबर हमें ज्ञात करने हैं। तो हमने मान लिया कि जो फर्स्ट नंबर है वो x है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर को हमने मान लिया x। तो दूसरा नंबर क्या होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 27 हो रहा है, तो दूसरा नंबर हो जाएगा 27 माइनस x। इस बात को आप समझिए, दो नंबर हैं, दोनों को जोड़ने पर 27 हो रहा है, ठीक ना। तो अगर उसमें से एक नंबर को हम x मान लिए तो दूसरा जो नंबर होगा वह 27 में से x कम होगा, ठीक है। अब इन दोनों नंबरों का जब हम गुणा कर देते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, तो ये नंबर आता है 182। ओके, तो वे दो नंबर कौन कौन से हैं ये हमें प्राप्त करना है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो x और 27 है, गुणा कर देंगे 27x हो जाएगा, फिर इसमें गुणा कर देंगे ना, एक्स स्क्वायर होगा, और इसको बाएं साइड में कर दीजिए, 182 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसमें थोड़ा सा हम सेटिंग करेंगे कि जो एक्स स्क्वायर है इसको फर्स्ट टर्म बनाएंगे, और ये माइनस है तो प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पर एक काम कीजिए, माइनस से सब में गुणा कर दीजिए। तो माइनस से सब में गुणा करेंगे और इसको पहले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा और पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस से गुणा करने पर माइनस 27x, और इसमें माइनस से हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब ये जो रूप आया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का ये पूरा रूप यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। ओके, तो यहाँ अगर हम फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर और 182 लास्ट टर्म का अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं, गुणा करते हैं, तो 182 एक्स स्क्वायर आता है। ये प्लस साइन बतला रहा है कि जो दो खंड प्राप्त करने हैं या तो ये प्लस प्लस होंगे या माइनस माइनस होंगे। क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो ये तो क्लियर हो गया कि माइनस माइनस ही होगा, और जब माइनस माइनस होगा तो सेम साइन है, जोड़ने पर 27 होना चाहिए। तो एक खंड आप ले लीजिए 13 माइनस 13x, और एक ले लीजिए आप 14x, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 13x और 14x। अब आइए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x के जगह पर लिखेंगे, दोनों में से किसी को आप पहले लिख सकते हैं, जैसे माइनस 14x लिख दिए, फिर माइनस 13x लिख दिए, और प्लस 182 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट लाइन होगी, जैसे इसमें हम कॉमन ले सकते हैं x, तो ये हो जाएगा x माइनस 14 होगा, और यहाँ पर हम कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लें और 13 कॉमन ले लीजिए, तो ये तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, x होगा, फिर प्लस में माइनस से डिवाइड करेंगे, माइनस हो जाएगा, और 182 में 13 से भाग देते हैं तो फिर 14 आएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फिर कॉमन लीजिए, x माइनस 14 कॉमन हो गया, तो ये हो जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब वही बात जो बार बार आपको बतलाया गया है कि यदि x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 14। इसी तरह से यदि x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 13। याद करना है कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीगर। कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीगर हमें दो ठे प्राप्त करने हैं, मतलब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमको ज्ञात करना है।
जिनके वर्गों का योग, मतलब उन दोनों का स्क्वायर कर दिया जाए और स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दें, जोड़ दें, तो वर्गों का योग हो जाए 365, 365। ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो मान लो एक नंबर एक्स है, एक नंबर को एक्स मान लिया, तो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीगर जो अगला होगा +1 करके हम प्राप्त कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा x + 1। जैसे मान लीजिए 12 है, ठीक है ना, तो अगला नंबर क्या होगा, 13 होगा। 13 कैसे आया, 13 आया 12 में 1 ऐड करने पर। तो इसी प्रकार से जैसे एक हमारा पॉजिटिव इंटीगर हो गया x, और जस्ट उसके बाद पॉजिटिव इंटीगर हमें प्राप्त होगा जब उसमें 1 ऐड करेंगे, तो ये तो पॉजिटिव इंटीगर हमको प्राप्त हो गया, ये एक है, ये दूसरा है। इन दोनों का हमें स्क्वायर करना है, वर्ग करना है, तो फिर इनका हम स्क्वायर, इसका तो डायरेक्ट कर देंगे, केवल सिंगल टर्म है, और ये तो डबल टर्म है ना, तो होल स्क्वायर करेंगे, और होल स्क्वायर करके इनको फिर जोड़ देना है। अच्छा चलिए, होल स्क्वायर करके हमने इसको जोड़ दिया, दोनों को हमने जोड़ दिया, तो जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 365 प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीगर हैं, दोनों को वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर प्राप्त होता है 365। आइए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें और यह निकालें कि वे दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो ठीक है भाई, ये तो x² हो गया, ओके। आप a+b का होल स्क्वायर फार्मूला आप जानते हैं, उस फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले पद का स्क्वायर होगा x² + 1 और +2x, ये हो गया, इसका होल स्क्वायर कर दिया, और 365। अब आइए फिर देखिए, x² 2x² हो गया, ठीक है, और यहाँ पर +1 है, तो इसको यहाँ, इसको पीछे करेंगे ना हम, तो ये माइनस हो जाएगा और ये उसमें से 1 निकल जाएगा, ठीक है। चलो पहले लिख देते हैं +2x, ये +2x हमने लिख दिया, और आप ये समझिए 365 को हम बराबर के बाएं साइड में लाएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर पहले से प्लस पड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, -364 हो जाएगा, एक निकल जाएगा, = 0। और म्यूट करना पड़ेगा, आप बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, ठीक है, शोर ज़्यादा मत कीजिए ना, शोर ज़्यादा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, डिस्टर्ब हो जाएगा छूने पर। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा समीकरण को हम हल्का कर लेते हैं। तो हल्का करने का ये उपाय है, यहाँ पर 2 से भाग हो सकता है, यहाँ भी 2 से भाग हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी 2 से भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस x हो जाएगा, और माइनस इसमें 2 से भाग दीजिए, तो 1 हो जाएगा, ये यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, 182 होगा, = 0। अब 182 जो यहाँ पर आया है, इसका हम खंड करते हैं, ठीक है, इसका हम यहाँ पर खंड करेंगे, तो क्या प्राप्त होगा, तो वही है, जैसे पहले तो इन दोनों का गुणा करेंगे, तो -182x² हो जाएगा, ठीक है। अब एक ले लीजिए, ये माइनस है ना, तो एक का साइन प्लस होगा, दूसरे का साइन माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्लस है, तो प्लस है तो बड़ा वाला प्लस होगा। 14x लीजिए, यहाँ पर 13x लीजिए, यहाँ पर भी आप गुणा करते हैं तो वही प्राप्त होगा, 182 प्राप्त होगा। तो यहाँ इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो आइए, x² और यहाँ पर हम लिख दिए 13x -182 0। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पढ़ा दिए हैं। थोड़ा जल्दी एडमिट हो जाइए, और आपको बहुत अच्छा एक प्रैक्टिस हो भी गया होगा, तो बहुत ज़्यादा हम समय नहीं लेना चाहते हैं। यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, x + 14 हो गया, और यहाँ पर कॉमन लीजिए माइनस, और 13 ले लेंगे तो x +
14 ये भी हो जाएगा। फिर आप इसमें कॉमन लीजिए x प्लस 14 और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। बात वही होगी, यदि x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल माइनस 14 हो जाएगा, और यदि x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 तब होगा x इक्वल टू 13 यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो क्वेश्चन में कहा है पॉजिटिव इंटीगर मतलब धनात्मक पूर्णांक निकालने हमको। तो यहाँ तो आप देख रहे हैं कि निगेटिव है, ये निगेटिव है तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है, इसको हम ले लेंगे। तो एक तो हो गया 13, ठीक है, x का वैल्यू 13 आ गया, x का वैल्यू आया 13। ओके, तो पहली संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर हमने माना है x, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 13। दूसरी संख्या सेकेंड नंबर कॉन्सिक्यूटिव होना चाहिए, मतलब ठीक उसके बाद वाली संख्या होनी चाहिए। तो x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 1 यानी कि ये होगा 14। तो आपका आंसर होगा 13 और 14, ये आपका आंसर हो जाएगा 13 और दूसरा नंबर होगा 14। ये दोनों नंबर आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव हैं और कॉन्सिक्यूटिव हैं, क्योंकि 13 के बाद तो 14 आता है और पूर्णांक भी ये हैं, मतलब इंटीगर हैं ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां है, और 5वें में देखिए एक समकोण त्रिभुज है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है थोड़ा फिगर में आप देख लीजिए इस तरह से। ये है राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, इसमें यहाँ पर 90 अंश होता है। ये इसकी ऊंचाई है, एल्टीट्यूड भी कहते हैं इसको, ठीक ना, परपेंडिकुलर भी कहेंगे, लंब भी कह देंगे अगर यहाँ पर कोण है तो, और इसको बेस कहते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं, और इसको कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस। तो बिल्कुल आप राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बेस है, नीचे पड़ा हुआ है, ये है एल्टीट्यूड, इसकी ऊंचाई है, और ये है कर्ण जिसको हाइपोटेनस। आवाज आ रही है, म्यूट करना पड़ेगा, म्यूट के लिए भी हमको बुलाना पड़ेगा किसी को, ठीक है, ठीक है। हेलो हेलो, आओ। और दिक्कत है, ये सब सीखना है कैसे म्यूट होता है, ये सब म्यूट करना है, और शोर ज़्यादा हो रहा है। दबाइए इस पे ऊपर, पार्टिसिपेंट में जाइए, पार्टिसिपेंट यहाँ पे म्यूट डाल लिखा है, म्यूट डाल, फिर यहाँ पे हाँ ठीक है, म्यूट हो गया, फिर हम बैक हो गए, ठीक है, ओके। फिर हाला करेंगे तो फिर आप म्यूट हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं बता रहा था कि ये है एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये ऊंचाई है, ये आधार है, और ये कर्ण है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये एल्टीट्यूड है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनस है। इसी पर आधारित ये क्वेश्चन है 5 नंबर पर। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ये है इसका बेस आधार। इससे ये जो ऊंचाई है ना, फिगर में तो हमने ज्यादा बना दिया है, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि ऊंचाई कम है और आधार ही ज्यादा है ना, ऐसे है ना, ठीक ठीक। तो हमने आधार को x मान लिया, तो इससे यह कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि x माइनस 7 सेंटीमीटर ये हो गया, ठीक है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, अगर ये कर्ण है ना, ये 13 सेंटीमीटर हो, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो अन्य भुजाओं को हम लोगों को ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो आपने देखा कि आधार जो है x है, और जो इसकी ऊंचाई है एल्टीट्यूड आधार से 7 कम है, और ये है कर्ण 13। तो
एक यहाँ पर फार्मूला हम यूज करने जा रहे हैं जिसको पाइथागोरस फार्मूला कहते हैं, और पाइथागोरस फार्मूला यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, यानी कि इसका वर्ग स्क्वायर प्लस इसका वर्ग x माइनस 7 का वर्ग बराबर होगा इसका वर्ग मतलब 13 का वर्ग, मतलब एल्टीट्यूड सॉरी ये बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये आया है। यहां से हम निकालने का प्रयास करेंगे। आइए तो हम लोग सॉल्व करें इसको। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 49 हो जाएगा, ठीक है, और फिर माइनस होगा 14x और इसको इधर कर दीजिए, ये 169 हो जाएगा ना, 169 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो ये 2x स्क्वायर हो गया और ये माइनस 14x को यहाँ पर रख दिए और इसमें से ये हो जाएगा माइनस, ठीक ना, तो 9 में से 9 जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, 6 में से 4 को निकाल देंगे 2 हो जाएगा और ये 1 तो बचेगा ही और ये साइन होगा माइनस इज इक्वल टू 0। अब इसको हम चाहें थोड़ा हल्का करना तो बिल्कुल हल्का कर सकते हैं। पूरे समीकरण में 2 से भाग दे दीजिए तो ये एक्स स्क्वायर होगा माइनस ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा माइनस 16, ओके, इज इक्वल टू 0। अब आइए अब हम खंड करते हैं, तो खंड करेंगे तो माइनस 60x स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि प्लस माइनस, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माइनस है तो बड़ा वाला माइनस होना चाहिए, ठीक ना। तो एक ले लीजिए 12, ठीक है, और एक ले लीजिए 5। अगर 12 में से 5 को हम घटा दें तो 7 आ जाएगा और दोनों का अगर गुणा करते हैं तो 12×5 = 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप खंड ले लिए। अब इसको हम फटाफट सॉल्व करें। एक्स स्क्वायर किसी को भी रख सकते हैं, यहाँ पर प्लस भी पहले ले सकते हैं, 5x माइनस 12x जिसको इच्छा करे पहले रखें, 60 इज इक्वल टू 0, ओके। चक ले लें मैं। तो अब यहाँ क्या होता है, एक्स स्क्वायर यहीं पर कॉमन ले लें, अच्छा रहेगा। तो x कॉमन हो गया तो x हो गया प्लस 5 हो जाएगा, फिर माइनस लें और 12 कॉमन लें तो फिर यहाँ पर x होगा और फिर प्लस 5 यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। फिर वही बात करेंगे, ये कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5 और ये हो जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यदि x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 5, और फिर हम लिखेंगे यदि x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई इसकी भुजाएं क्या होंगी, तो आधार तो x निकल गया, क्योंकि ये लंबाई है और लंबाई ऋणात्मक तो हो नहीं सकता, तो इसको हम नहीं लेते हैं, पॉजिटिव को लेते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की जो लंबाई होगी, बेस है, एल्टीट्यूड है, हाइपोटेनस है, कोई भी चीज़ है, अगर उसका हम लंबाई हम लेते हैं तो लंबाई तो फिर धनात्मक की होगी, ऋणात्मक तो हो नहीं सकते। तो यहाँ ऋण हम नहीं लेंगे बल्कि यहाँ पर धन वाला ये वैल्यू हम लेते हैं। तो x इज इक्वल टू आ गया कितना, x आ गया x इज इक्वल टू 12, यानी कि आधार जो है वो 12 आ चुका है, ओके। तो फिर हम चाहें तो दूसरी भुजा भी निकाल सकते हैं, जैसे आधार तो 12 निकल गया, ये हम एल्टीट्यूड भी निकाल सकते हैं, ये तो 13 था ना। तो अब इसको अगर एल्टीट्यूड इसको निकालना है, एल्टीट्यूड को ऊंचाई को निकालना है तो क्या करेंगे, जैसे ऊंचाई हमें निकालना है तो इसका वर्ग कर दीजिए और कर्ण का वर्ग, ठीक ना, और आधार का वर्ग घटा दीजिए तो ये निकल जाएगा। तो 169 होता है और ये 144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर, तो क्या 5 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 5। तो ये है 5। आइए हम देखें जो क्वेश्चन दिया हुआ था कि बेस से 7 कम एल्टीट्यूड है, तो ठीक है भाई, 12 में से 7 अगर घटाएंगे तो 5 ही होगा, ओके। और इसका कर्ण है तो 5 का अगर स्क्वायर कर दे तो 25, इसका स्क्वायर 144 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 169, तो ये तो बराबर हो गया।
तो इस तरह से शर्तें यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं। तो ये है, इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी 4.2 इस समय हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसके एक एक क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे इनके बारे में आपको बतलाया गया। ठीक है, अब आइए, ये क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है। एक कुटीर उद्योग है, मतलब एक उद्योग है और वहाँ पर कुछ बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक, बात को समझिए कि एक कारखाना है जहाँ एक बर्तन कुछ बनाए जाते हैं। इस उद्योग में एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन, मतलब एक दिन यह देखा गया कि प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत यानी कि एक बर्तन की लागत तो एक पीस बर्तन बनाने का खर्च उद्योग ने कितना किया, ये दे रहा है। उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, उस दिन जितने बर्तन निर्माण किए गए थे, जैसे मान लीजिए 5 बर्तन बनाए गए या 10 बर्तन बनाए गए, जितने बर्तन निर्माण किए गए थे, ये तो हम लोग को नहीं मालूम कि 5 बर्तन बना कि 10 बर्तन बना। तो जितने बर्तन निर्माण किए गए थे उसको हम एक्स मान लें। देखिए बिल्कुल यहाँ पर समझिए कि उस दिन जितने कुल बर्तन बने थे, बर्तनों की संख्या एक्स है। ठीक है, एक बर्तन पर कितना खर्च हुआ, तो उस दिन जितना बर्तन बना था उसकी संख्या के 2 गुने से 3 अधिक। तो ये जो बर्तन, इतने बर्तन बने हुए थे, इस संख्या के 2 गुने से 3 अधिक रुपए लगे हैं एक बर्तन को बनाने में। ठीक है, यदि उस दिन की कुल लागत 90 रुपए हो, सभी बर्तनों को बनाने में कितने 90 रुपए हो सभी बर्तन को बनाने में, तो निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए, एक्स का वैल्यू ज्ञात कीजिए और प्रत्येक बर्तन की लागत ज्ञात कीजिए। एक बर्तन की लागत भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, आप बोलेंगे तो दिक्कत होगा हमारे लिए, तो आप बोलिए मत, ठीक ना? हाँ, बोलिए मत। ओके, ठीक है। तो आ जाइए, क्वेश्चन आप समझ लिए हैं कि एक दिन उस उद्योग ने एक दिन 100 बर्तन बनाए हैं और एक बर्तन पर खर्च आया है 1 के 2 गुने से 3 अधिक रुपए में। इतने रुपए खर्च आए, ठीक ना? अब पूरा 100 बर्तन बनाने में 90 रुपया का अगर खर्च आता है, तो आपको ज्ञात करना है कि कितने बर्तन बने और एक बर्तन का मूल्य क्या था, ये ज्ञात करना है। तो माना बर्तनों की संख्या, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या एक्स है, एक्स। तो आ जाइए, एक बर्तन की लागत इतना है, तो एक्स बर्तन की लागत कितनी होगी? एक्स बर्तन की लागत बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, एक बर्तन की लागत इतना है, तो एक्स बर्तन की लागत क्या होगी? एक्स से इसमें हम कर देंगे गुणा, ठीक ना? एक्स बर्तन की लागत इतनी होगी और प्रश्नानुसार प्रश्न में दिया है कि एक्स बर्तनों को, माने कुल बर्तनों को बनाने में खर्च आया है 90 रुपया, तो यही क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा 90 रुपया। ठीक है, ओके, 90 रुपए। आइए अब यहां से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। भाई ठीक है, एक बर्तन का खर्च इतना है, तो एक बर्तन का खर्च कितना होगा? 1 गुना होगा। 1 से गुणा कर देते हैं, तो ये 1 से हमने गुणा कर दिया, क्योंकि ये तो एक बर्तन की लागत है और 1 बर्तन बनाएंगे तो कितना लागत आएगा? तो 1 से हमने गुणा कर दिया और कुल लागत 90 रुपया दिया हुआ है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं।
ये हो गया 2x² प्लस 3x, टाइम आउट दिखला दिया है, फटाफट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हो गया 90। ओके, यहाँ तक आप समझ गए, बराबर 0। अब यहाँ पर हमें दो खंड करने होंगे, ठीक है, दो खंड, लेकिन ऋण 90 x, सॉरी देखिए ये है फर्स्ट टर्म 2x² और ये है लास्ट टर्म माइनस 90। तो ये हो गया माइनस और 180 हो जाएगा x²। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या है इसमें 180। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जैसे यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, बड़ा वाला प्लस होगा तो बड़ा वाला हो जाएगा 15x और छोटा वाला हो जाएगा 12x। देखिए अगर दोनों का हम गुणा करें तो 12 × 5 = 60, 6 हो गया, और 12 × 12, 12 × 6 = 18 कंप्लीट होता है। अब 15x में से 12x अगर निकाल दें तो फिर 3x हो जाता है। सही है, यहाँ तक हम सही कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं, एक से ही कॉमन लेंगे तो ये होगा 2x + 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हमें कॉमन लेना चाहिए, सॉरी पहले तो लिखना है नहीं इसको, देखिए जल्दीबाजी में गलतियाँ होती हैं। 2x² प्लस 15x और ऋण हो गया 12x, ऋण 90 बराबर 0। ओके, अब यहाँ पर हम कॉमन तो एक से ही ले पाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x + 15। अब यहाँ माइनस तो हम कॉमन लेंगे, ठीक ना, और यहाँ पर 6 कॉमन लेंगे। ओके, तो 6 दूनी 12, 2x हो जाएगा और 15 से 90 होता है, प्लस यहाँ पर 15 हो गया बराबर 0। तो 2x + 15 ये कॉमन हो गया और फिर हो गया x - 6। टाइम आउट होने वाला है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर अगर हम करें यदि 2x + 15 = 0 तो फिर x इक्वल क्या होगा, -15/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यदि x - 6 = 0 तो x इक्वल क्या होगा, 6। ओके, तो कितने बर्तन बने भाई, ऋणात्मक बर्तन तो बनेंगे नहीं, बर्तन बना 6। तो बर्तनों की संख्या एक दिन में उस कुटीर उद्योग ने कितने बर्तन बनाए, बर्तन बनाए 6 बर्तन बने। ठीक है, तो एक बर्तन पर लागत कितनी आई। ओके, एक बर्तन पर लागत कितनी आई, तो ये है एक बर्तन की लागत और x इक्वल लिख रहा है 6, मैंने 6 बर्तन बने हैं एक विशेष दिन, तो एक बर्तन की लागत कितनी हो जाएगी, 2 × 6 = 3, यानी कि 6 दूनी 12 और 3 15 रुपए आए हैं एक बर्तन के लागत। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हमने किया और इसमें हमने देखा कि उस कुटीर उद्योग ने एक विशेष दिन पर 6 बर्तन बनाए हैं और एक बर्तन पर खर्च आया है 6 दूनी 12 + 3 15 रुपए। एक बर्तन का खर्च है 15 रुपए और 6 बर्तन बने हैं, तो टोटल खर्च इसमें दिया था कि कुल बर्तनों को बनाने में लागत आई है 90 रुपए। तो ठीक है भाई, 15 × 6 = 90 तो होगा ना। तो ये क्वेश्चन आपने देखा, इस तरह से क्वेश्चन किया गया है 4.2 एनसीईआरटी, और यहीं पर 4.2 समाप्त होता है। फिर हम आगे जब बढ़ेंगे आपको 4.3 की तरफ हम ले चलेंगे। ठीक है, बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा हम SM सिंह लाइव क्लास में कर चुके हैं। यदि आप भी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 96 16 72 78 46 पर अपना नाम व क्लास सेंड करें। SM सिंह लाइव क्लास जूम ऐप पर चल रहा है। मेरा ID 5563633017 तथा पासवर्ड QWERTY @123 है। धन्यवाद।